नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे हम कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करने वाले हैं। आप बोलते हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हम जो भी ये सिद्धांत होते हैं पढ़ते हैं लेकिन भूल जाता है। इसका एक रीजन होता है, सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। पहली चीज़ दोस्तों होती है कि जितने भी सिद्धांत हो, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, इनका प्लेस, स्थान जरूर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ के। सन एक बार आप भूल जाएं लेकिन आपको स्थान नहीं बोलना है। और सभी प्यारे मित्र, पेन और कागज़ जरूर लें। हर एक सिद्धांत को, हर एक पॉइंट लिखते जाएंगे, क्योंकि जो हम लिखते हुए हमारा माइंड क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है। तो जितना ज़्यादा लिखेंगे वो माइंड में ऑब्जर्व होता रहता है, ठीक है, स्टोर होता रहता है। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में पूरी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सेशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी तक सभी को पता है कि जीन पियाजे जी का हमने, और आपके जो थांडाइक महोदय का, इनका वीडियो अपलोड हो चुका है। तो जरूर देखें, इंडी स्क्रीन पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि कोहल वर्ग एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, यूएसए वैज्ञानिक थे। अगर ऑप्शन पे आ जाए तो क्लिक करना है। और इनका जन्म 1927 से और 1987 तक था। इनका कार्यकाल जो है आप लोग देख सकते हैं, जन्म 27 में हुआ और इनकी जो मृत्यु है, देहांत है, वह 1987 में हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, कोहल वर्ग ने दिया था। और कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरण की बात कर लेते हैं, जहाँ से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जी हाँ, देखिए कोहल वर्ग ने जीन पियाजे जी के सिद्धांत को आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया था। ये भी प्रश्न आ सकता है कि लॉरेंस जो आपके कोहल वर्ग हैं, इन्होंने किसके सिद्धांत को आधार बनाकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो जीन पियाजे जी के सिद्धांत को आधार बनाकर, ठीक है। चलिए कोहल वर्ग के विकास के हम चरणों की बात कर लेते हैं। इसमें पहला चरण, पहला स्टेज होता है पूर्व परंपरागत अवस्था, जो होती है 4 से 10 वर्ष तक। प्रश्न पूछा जाता है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास की जो फर्स्ट स्टेज है, यह पूर्व परंपरागत अवस्था की एज क्या है। तो यह दोस्तों 4 से 10 वर्ष तक होती है। और दूसरी अवस्था है परंपरागत अवस्था, इसकी एज क्या है, 10 से 13 वर्ष है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, एक हर एक पॉइंट आपको नोट करते जाना है। उत्तर परंपरागत अवस्था की बात करेंगे, 13 से अधिक है। 3 चीज़ें आपको ध्यान देना, जैसे जीन पियाजे जी की ने बालक की 4 अवस्थाएं बताई थी, वैसे ही कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत बताया। पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष के, परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष, और उत्तर परंपरागत अवस्था 13 वर्ष से अधिक। अब बात करने वाले हैं दोस्तों कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। सिद्धांत देखिए, सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि कोहल वर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। प्रश्न आ सकता है कि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास से कितने चरण बताए, कितने चरण बताएं। तो 6 चरण आपको ध्यान देना है, जो आसानी से पहचाना जा सकता है। और इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को क्या है, सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण होता है। तो ये पॉइंट हमें इतना जरूर ध्यान देना, जहां प्रश्न पूछा जाता कितने चरण होते हैं कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में, तो 6 चरण होते हैं। अब ये चीज इसके पहले जानना बहुत जरूरी कि नैतिक का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ मोरलिटी क्या है दोस्तों। नैतिकता, मोरलिटी आपको बताना है। देखिए नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ना ही नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है, बच्चा बिल्कुल कोरा कागज होता है। तो नैतिक व्यवहार जो होता है वह जन्मजात नहीं होता। प्रश्न आ सकता है कि नैतिक व्यवहार होता है, जन्मजात होता है, जन्मजात नहीं होता है, दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन करना है कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है नैतिकता के अर्थ में, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। देखिए नैतिक मतलब जो होता है, जब आप कोई बच्चा सामाजिक परिवेश में रहेगा तो नैतिकता जो है सामाजिक परिवेश से ही सीखा और उससे अर्जित करता है। तो बच्चा जो है नैतिक कहाँ से सीखता है और अर्जित करता है, तो समाज से।
समाज के परिवेश से, ये पॉइंट है, ये प्रश्न बनेंगे। सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। प्रश्न आ सकता है कि सर्वप्रथम जो है बालक का अनौपचारिक रूप से विकास होता है, नैतिक विकास होता है, तो अपने आस पड़ोस और स्कूलों में नैतिक विकास होता है। यह प्रश्न आ सकता है कि सर्वप्रथम जो है बालक का किस रूप में आस पड़ोस के स्कूलों में नैतिक विकास होता है, तो अनौपचारिक रूप में होता है। इसलिए कहते हैं हर एक पॉइंट नोट करते जाइए। चौथा पॉइंट है दोस्तों, जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, कोरा कागज, जैसे हमने अभी बात किया। देखिए, बल्कि वह अच्छा बुरा आचरण समाज से सीखता है। जो जिसका जैसा समाज होगा, उसका वातावरण होगा, बालक का नैतिक विकास वैसे ही होता है। इसलिए कहा गया है या कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न आ सकता है कि विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है? उसके वातावरण की भूमिका होती है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। देखिए, हम बात करने वाले हैं सारी चीज़ें। सभी प्यारे मित्र वीडियो लाइक शेयर करते जाएंगे। हर एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं। अब बात करते हैं, अवस्थाओं की बात कर लेते हैं। पूर्व नैतिक स्तर, प्री मोरल लेवल। दूसरा होता है परंपरागत नैतिक स्तर। तीसरा होता है आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। कुछ मेरे प्यारे भाई बहन शिक्षक बंदी हो गए, सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। इसीलिए कहते हैं जितना ज़्यादा लिखेंगे, हमारा जो पेन और कलम की जो कला होती है ना, वो माइंड करता है, एब्जॉर्ब करता है, एक्सेप्ट करता है। जितना ज़्यादा कलम चलाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, पहला स्टेज जान लेते हैं। पहला स्टेज के बारे में जहाँ से प्रश्न बनेंगे, प्री मोरल लेवल की बात करेंगे, पूर्व नैतिक स्तर की बात कर रहे हैं। यह बच्चों में 4 से 10 वर्ष की अवस्था में होती है। इस स्तर के अंतर्गत 2 अवस्थाएं आती हैं। प्रश्न आ सकता है कि पूर्व नैतिक स्तर के अंतर्गत कितनी अवस्थाएं आती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 2 अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। दूसरी अवस्था है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। प्रश्न आ सकता है अहंकार की अवस्था किस स्टेज पर होती है, तो पूर्व नैतिक स्तर की स्टेज पर होती है। और आज्ञा और दंड की अवस्था किस स्टेज पर होती है, तो पूर्व नैतिक स्तर पर होती है। ठीक है, और 4 से 10 वर्ष की अवस्था में होती है। इसके दो आपके अवस्थाएं हैं। पूर्व नैतिक स्तर की बात करेंगे दोस्तों। अब बात कर लें आज्ञा और दंड की, इसकी बात कर लेते हैं आज्ञा और दंड के बारे में। जी हाँ, शिक्षक भर्ती में नंबर 1 आपका परिवार है। जी हाँ, आपका अपना परिवार है, टीचर्स फैमिली है दोस्तों। आज्ञा और दंड की अवस्था में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, कम आयु व अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या किया जाए से दंड से बचा जाए। देखिए, बहुत बार होता है जब बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो आप पुरस्कृत करते हैं, तो बच्चा क्या होता है, उससे हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, मोरल मोटिवेशन मिलता है। लेकिन जब आप कोई बच्चा गलती करता है, दंड मिलता है, तो बच्चा डरने लगता है। तो यही है कि कम आयु अपरिपक्व होता है कम आयु में, क्योंकि यह पूर्व नैतिक स्तर की अवस्था चल रही है। 4 से 10 वर्ष की स्टेज की अवस्था की बात कर रहे हैं। इसमें बच्चा क्या होता है, क्या होता है, अपरिपक्व होता है। और इसी के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या दंड से बचने के लिए। अब दूसरी देखिए, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि परिवार के सदस्य जो है बच्चों को कार्य करने का आदेश देते हैं और उस कार्य को ना किया तो बच्चे को दंडित किया जाता है। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, अगर आप कोई आज्ञा करेंगे, आपका बच्चा कोई कार्य नहीं करता, तो आप फिर उसे दंडित करते हैं। ये किस अवस्था में आता, प्रश्न आ सकता है कि परिवार के सदस्य जब बच्चे का कार्य का आदेश देते हैं और उस कार्य को बच्चा नहीं करता, तो आप लोग ठीक है परिवार के सदस्य दंडित करते हैं, या किस अवस्था का उदाहरण है। तो ये आपके पूर्व नैतिक स्तर का, ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर का स्टेज है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए, अब आती है अहंकार की अवस्था। दूसरी मैंने बताया था, ये पूर्व नैतिक स्तर पर 2 अवस्थाएं होती है। दूसरी अवस्था है अहंकार की अवस्था, यानी कि स्वयं की आवश्यकता। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, वह परिपक्व होता है। यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है, जैसे एग्जाम्पल भूख लगने पर चुराकर खाना खा लेना,
ये देखिए प्रश्न आ सकता है कि भूख लगने पर कोई बच्चा चुराकर खाना खा लेता है, या किस स्टेज पर है? यह अहंकार की अवस्था में आ जाएगा, पूर्व नैतिक स्तर की स्टेज पर आ जाएगा। तो ये क्रियाएं अहंकार की अवस्था में आती, जो भी ये क्रियाएं हमने बताया ये अहंकार की अवस्था में क्रियाएं आती हैं। दूसरा स्टेज है आपका लॉरेंसन कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में परंपरागत नैतिक स्तर की बात करेंगे। इसका स्टेज जो वर्ष होता है 10 से 13 वर्ष तक होता है। प्रश्न आ सकता है कि 10 से 13 वर्ष की अवस्था में कौन सी स्तर कहलाएगा? तो परंपरागत नैतिक स्तर। और इसके देखिए हम पॉइंट देखने वाले हैं। इस स्तर को भी दो क्या कह सकते उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। जैसे हमें पूर्व परंपरागत में 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपके परंपरागत नैतिक स्तर को 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहली उप अवस्था है प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ अप्रेक्शन की बात कर रहे हैं। दूसरी है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। जो सामाजिक व्यवस्था होती है इसमें सम्मान, क्योंकि बच्चा जो 10 से 13 वर्ष की स्टेज पर पहुंच जाता है, परंपरागत नैतिक स्तर पर बच्चा पहुंच जाता है। देखिए हम बात करें प्रशंसा की अवस्था। देखिए प्रशंसा की अवस्था में स्टेज ऑफ अप्रेक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है, कि जब मैं अच्छा कार्य करूंगा तो क्या क्या कार्य करने से दूसरे लोग मुझे प्रशंसा करेंगे बच्चे पर, तो बच्चा उस कार्य को करता है जिससे मुझे प्रशंसा मिले। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं। जो समाज के सदस्य होते हैं कि बच्चा बहुत ही अच्छा करेगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम क्रैक करेगा, बिल्कुल सिलेक्शन पाएगा, अपेक्षाएं करने लगते हैं समाज, आपका परिवार, जो भी सदस्य हैं, तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। और इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान देना कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवार से निर्धारित होता है। ये सारी चीज़ें थी, बहुत ही क्लियर हैं। अब देखिए हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था में सम्मान की अवस्था। मैंने बताया ना कि परंपरागत नैतिक स्तर की 2 उप अवस्थाएं हैं। पहली उप अवस्था आपकी यह थी प्रशंसा की अवस्था, दूसरी होती है सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, नैतिक विकास की उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहलबर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि उसकी प्रशंसा करता है। अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। प्रश्न आ सकता है बालक किस स्टेज पर समाज को जो है स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है? वह है दोस्तों कौन सी? परंपरागत नैतिक स्तर के सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था पर। अब बात करेंगे, आपके सभी प्यारे मित्र जानते हैं, जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। हर एक आपका जो भी मनोविज्ञान का चैप्टर है, बाल विकास का चैप्टर है, हर एक सब्जेक्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आने वाली क्लास जो होगी उम्दा होगी, लाजवाब होगी, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है, श्योर एंड प्योर है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा हमें ज्ञान देती है, संस्कार देती है दोस्तों, यही शिक्षा में सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। और यही शिक्षा आप जो भी आने वाली पीढ़ी है उसको भी शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। इसीलिए बोलते हैं पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जैसे हमें सूर्य हमें रोशनी देता है, वैसे ही शिक्षा होती है जो आने वाली पीढ़ी को रोशनी देने वाली है। तो आप बहुत ही अच्छा उम्दा कार्य करने वाले हैं। हम बात करेंगे उत्तर परंपरागत अवस्था। तीसरा जो स्टेज है लॉरेंसन कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत में तीसरा स्टेज है उत्तर परंपरागत अवस्था। देखिए इसमें हमें ध्यान देने वाली बात क्या है? पहला पॉइंट देना है समाज के साथ संबंध। कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति जो है अच्छा कार्य करता है, समाज के प्रति क्या है? अच्छा कार्य करता है। वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका क्या है? समझौता टूटे। ये किस अवस्था में? उदाहरण है, आ सकता है, इसलिए डिटेल के साथ बता रहे हैं। ये कोई पॉइंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस अवस्था का, तो आपको बताना है उत्तर परंपरागत अवस्था। हम बात करेंगे दोस्तों जो उत्तर परंपरागत अवस्था होती है स्टेज 13 वर्ष से ऊपर वाले बच्चे का होता है। पहली अवस्था पूर्व में 4 से 10 अवस्था को होती है, पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर।
दूसरा स्टेज होता है 10 से 13 वर्ष परंपरागत नैतिक स्तर, और तीसरा स्टेज होता है उत्तर परंपरागत अवस्था 13 वर्ष से ऊपर। दूसरा पॉइंट देना, समाज के साथ संबंध, यह उत्तर परंपरागत अवस्था का उदाहरण है। सार्वभौमिक संबंध, यानी इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है। किस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है, तो आपको बताना है कि लॉरेंसन कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत में बालक जो है किस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है, तो वह है उत्तर परंपरागत अवस्था में। और कुछ नियम अपने आप बनाता है, वह देखता है कि समाज में क्या अच्छा है क्या खराब है। बालक जब कुछ नियम अपने आप में बनाता है और देखता है और समाज में क्या है क्या खराब है, किस अवस्था का उदाहरण है, उत्तर परंपरागत अवस्था में जब बच्चा पहुंच जाता है ये सारी क्रियाएं करने लगता है। अर्थात मतलब इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। प्रश्न आ सकता है कि बालक लॉरेंसन कोहलबर्ग के अवस्था में किस स्टेज पर बालक अपने मन से कार्य करता है, तो वह उत्तर परंपरागत अवस्था या 13 वर्ष से ऊपर, ये आपको ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे प्रश्नों की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे कि लॉरेंसन कोहलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, टॉप 10 क्वेश्चन की बात करेंगे। जी हाँ, 10 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन है। वीडियो लाइक कर लेंगे सभी प्यारे मित्र। लॉरेंसन कोहलबर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। देखिए पहला पॉइंट देखिएगा, लॉरेंसन कोहलबर्ग अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ये ध्यान देना है। लॉरेंसन कोहलबर्ग जो हैं आपके एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने जीन पियाजी को प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा और कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत सत्य को 6 से 11 वर्ष में माना है। देखिए ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ा है अभी सारी चीज़ें, लेकिन जो चौथा है कि पूर्व परंपरागत की अवस्था सभी प्यारे मित्र जानते 4 से 10 वर्ष है, पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर, लेकिन यहाँ पर 6 से 11 दिया गया, तो आपका चौथा ऑप्शन असत्य दिया गया है। अब बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है कि नैतिक दुविधा व नैतिक तर्कना को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, जीन पियाजे जी ने, लॉरेंसन कोहलबर्ग, वाइगोस्की या एरिक एरिक्सन। तो हम चैप्टर की बात करें लॉरेंसन कोहलबर्ग, तो नैतिक दुविधा व नैतिक तर्कना को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, आपका एक ही जवाब होना चाहिए, लॉरेंसन कोहलबर्ग की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न प्यारे मित्रों देख लेते हैं, स्क्रीन पर है कि लॉरेंसन कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर कर सकता है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या नियम मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर। आपका जवाब क्या आएगा कि लॉरेंसन कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार कर सकता है, तो नियम व मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कर सकता है। जी हाँ, शिक्षा ही प्रकाश है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों चौथे प्रश्न की कि लॉरेंसन कोहलबर्ग की हम बात कर रहे हैं। लॉरेंसन कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जी हाँ, जो लॉरेंसन कोहलबर्ग ने बताया है कि सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय में शामिल चिंतन जो प्रक्रिया होती है वह नैतिक पदार्थवाद कहलाता है। नैतिक तर्कना, सहयोग की नैतिकता या दुविधा नैतिक की बात करेंगे। आपका जवाब क्या है दोस्तों, राइट ऑप्शन क्या होने वाला, राइट ऑप्शन होगा दोस्तों नैतिक तर्कना कहलाएगा, क्योंकि जब आप कोई बच्चा सही या गलत पर प्रश्न को निर्णय लेने में चिंतन प्रक्रिया करता है तो वह नैतिक तर्कना कहला जाएगा। बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंसन कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्ष्य क्या था। ठीक है, जो लॉरेंसन कोहलबर्ग का नैतिक विकास का चरण है इसके चरणों का लक्ष्य क्या है दोस्तों, कि सभी संस्कृतियों में संबंध चरणों की सार्वभौम खुला है, विभिन्न चरण एक पैर पदानुक्रमिक रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं, यह चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम है, यह विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर और ना के समान है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि लॉरेंसन कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्ष्य है कि सभी सांस्कृतिक संबंधों चरणों की सार्वभौमिक खुला हो जाएगा। छठवां प्रश्न दिया गया कि लॉरेंसन कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्थान नैतिक अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो नैतिक विकास के 3 अवस्थाएं हैं, 3 ही लेवल है, तो फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। तो लॉरेंसन कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, वह हमारा फर्स्ट स्टेज कहलाएगा।
पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर की बात करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों कि लॉरेंसल कोहलबर्ग का सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। सबकी आलोचना होती है। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूत मुलाकात के सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिकता तार्किकता विकासात्मक होती है, या कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं का महत्व नहीं दिया है। देखिए आलोचना क्या है। देखिए हम कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना मानते हैं, वह यह है दोस्तों, आपको हम बताने वाले हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। कोहलबर्ग ने पुरुष और महिलाओं की नैतिक तर्कना में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, यानी पुरुष और महिलाओं की बात ही नहीं की है दोस्तों, मेल फीमेल का बात ही नहीं किया, चर्चा नहीं किया है। तो यह दोस्तों क्या हो जाएगा, आलोचना कहला जाएगी। और 8वां प्रश्न है कि लॉरेंसल कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत सत्र के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह जो है प्रवृत्त होगा। व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाओं में, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं या अंतर्निहित संभावित दंड की बात करेंगे। तो लॉरेंसन कोहलबर्ग के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर यानी कि 4 से 10 वर्ष का जब बच्चा होगा, इस आयु के बालक अपनी आवश्यकता के संबंध में सोचते हैं, अर्थात हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड आएगा। दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता इसी स्टेज पर रहता है, तो क्या हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया, कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है, संज्ञानात्मक विकास के चरण को, नैतिक विकास के चरण को, शारीरिक विकास के चरण को, या संवेगात्मक विकास के चरण को। तो जब भी कोहलबर्ग से पूछा जाए कोहलबर्ग ने किसको प्रस्तुत किया, तो सभी लोग जानते हैं नैतिक विकास के चरणों को प्रस्तुत किया। और कितने चरण हैं, 6 चरण, ये आपको ध्यान देना है। सभी प्यारे में सब्सक्राइब कर लेंगे। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। 10th नंबर क्वेश्चन है कि लॉरेंसन कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता वह कारकों द्वारा निर्धारित होती है, पूर्व पारंपरिक अवस्था में, पारंपरिक अवस्था में, या पश्चात पारंपरिक अवस्था में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लॉरेंसन कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक वह कारकों द्वारा निर्धारित होती है, तो वह हमारी अवस्था कहलाती है पूर्व पारंपरिक अवस्था की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आपका कैसा लगा ये जरूर बताइए। लॉरेंसन कोहलबर्ग के सिद्धांत में डिटेल के साथ आपको कैसा लगा। और शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना चाहते तो अपने परिवार को, शिक्षक भर्ती में नंबर 1 परिवार को, अपने परिवार को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट सिद्धांत के साथ आएंगे, क्योंकि सारा आप चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। और 2 सिद्धांत कंप्लीट हो चुकी है, मनोविज्ञान या अब फिजिकोलॉजी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सारे आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पिछले वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेंगे। जब हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इनको लिखेंगे तो जरूर आपको अच्छा स्कोप मिलेगा, स्कोर मिलेगा, ताकि आप सिलेक्शन का रास्ता आसान कर सकें। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।